आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अ मैन इज। इसमें पूछा गया है कि मैन में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन दिया क्या 30% होता है, या फिर 26 प्रेजेंट होता है, या फिर 40 प्रेजेंट होता है, या फिर 35 प्रेजेंट होता है। मैमल्स के अंदर मींस मैन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 26 प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन जॉइंट बिटवीन अ बोन्स ऑफ स्कल इज। जो स्कल की बोन होती है यहाँ पे किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या फाइब्रस जॉइंट होता है, या फिर हिंग जॉइंट होता है, या फिर साइनोवियल जॉइंट होता है, या फिर इन सब से कोई भी जॉइंट नहीं प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्कल होता है, स्कल की जो बोन होती है वहां पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट बिटवीन मैलस एंड इंकस इज। मैलस और इंकस के बीच में इन दोनों के बीच में ये दोनों किसकी बोन्स होती हैं, ये दोनों बोन्स जो है हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है। मैलस और इंकस के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है पाइवेट जॉइंट और चौथा ऑप्शन है हिंग जॉइंट। मैलस और इंकस जो दोनों बोन किस में प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये दोनों के बीच में किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हिंग जॉइंट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज जो है ये किसकी वजह से होती है, हार्मोन जब प्रॉपरली इसका सिक्रेशन नहीं होता है। तो ये जो डिजीज होती है तो ये इस मतलब जो भी डिजीज हो रही है, ये जो भी हार्मोन इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कॉज करता है। हमें ग्लैंड का नाम बताना, हार्मोन का नाम नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल, तीसरा पैंक्रियास, चौथा है थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन क्या करता है, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कॉज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्या थायराइड को कहा जाता है, या फिर पिट्यूटरी को कहा जाता है, या फिर थाइमस को कहा जाता है, या फिर एड्रिनल को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is responsible for control of reflex action? इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है मोटर नर्व, दूसरा ऑप्शन है सेंसरी नर्व, तीसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चौथा है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, सीएनएस। बॉडी के हाफ मतलब आधे से ज्यादा फंक्शन जो होते हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। चाहे वो ब्रीथिंग का काम हो, चाहे वो किसी भी चीज का काम हो, उसका काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। ब्रेन की सब जो बाहर की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्या उसे कोरोइड कहते हैं, या फिर उसे डूरा मैटर कहते हैं, या फिर उसे पाया मैटर कहते हैं, या फिर उसे आर्किनॉइड कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज डूरा मैटर। ब्रेन की आउटर कवरिंग को बोला जाता है डूरा मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na+ एंड K+ पंप मीन्स पोटेशियम और सोडियम पंप जो है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है। क्या ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, या फिर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, या फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। Na+ मीन्स सोडियम और पोटेशियम पंप जो सेल में जब ट्रांसमिशन हो रहा सोडियम और पोटेशियम का, जब भी सोडियम और पोटेशियम का सेल में ट्रांसमिशन होता है मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है, अपनी प्लेस को चेंज करता है, तो उसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो दोनों बिना एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम पंप जो सेल में ट्रांसमिशन होता है इसका ये किसका एग्जाम्पल होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लिकेशन फॉर्क इज। रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? जब हमारा डीएनए जो है डिवाइड करता है तो डीएनए की डिवीजन मीन्स जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो है एक पॉइंट से होता है कि नहीं, हमारे डीएनए की कटिंग कहीं से भी आती है, एक पॉइंट फिक्स रहता है। तो जहां से रिप्लिकेशन हो रहा है मीन्स हमारा डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, जैसे कि डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है तो ये जो स्मॉल ओपनिंग से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है इसी को बोला जाता है रिप्लिकेशन फॉर्क। तो ऑप्शन देखते क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है क्या लार्ज ओपनिंग को कहते हैं या फिर स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं या फिर टाइटली कॉइल्ड जो है पार्ट जो होता है डीएनए हेलिक्स का उसे कहते हैं या फिर लूजली कॉइल्ड पार्ट जो होता है डीएनए हेलिक्स का उसे कहते हैं। रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से हमारा डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज B. Next question is main enzyme of DNA replication is। ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन ही लिखी गई है कि रिप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा मेन एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये मेन एंजाइम है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका और एनसीईआरटी में टोटल यही लाइन ही लिखी गई है। DNA dependent and DNA polymerase is the main enzyme which help in DNA replication. So the correct answer is B. Next question is the process by which DNA of the nucleus passes genetic information to mRNA is। ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से mRNA में चेंज होना, mRNA में जो चेंज होगा डीएनए mRNA में चेंज होगा, क्या ट्रांसफर करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। क्या होता है? पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डीएनए हमारा वो mRNA में चेंज हो रहा है, क्या लेके जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं या फिर उसे ट्रांसलोकेशन बोलते या फिर उसे ट्रांसलेशन बोलते या फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते। जब डीएनए हमारा वो चेंज होता है mRNA में तो उसे क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए mRNA में चेंज होता है तो वो क्या लेके जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बेस सीक्वेंस एक स्ट्रैंड, एक डीएनए के एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस दिया है, हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मीन्स mRNA पे इसका बेस सीक्वेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पहले हम देखते हैं कि डीएनए का एक जो बेस सीक्वेंस दिया वो क्या दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, mRNA जो होता है उसके पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है, किसकी जगह पे? थाइमिन की जगह पे। बट ग्वानिन और साइटोसिन ये सारी चीजें क्या होती है? सेम होती है। बट बस यही होता है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो जहां पे जो है क्या लिखा होगा, जहां पे ए लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे और टी की जगह पे क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। किसमें? आरएनए में, क्योंकि उसके पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सी, तो सी का क्या होगा? जी, ये तो सेम होता है। ए का क्या होगा? वैसे तो अगर डीएनए होता तो क्या होता है? थाइमिन होता ए का, क्योंकि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट थाइमिन किसके पास नहीं प्रेजेंट होता है? एमआरएनए, क्योंकि हमें तो एमआरएनए पे कोडिंग करनी है, एमआरएनए पे कोडिंग करनी है। तो ए का क्या होगा? ए का यहाँ पे यू, टी का क्या होगा? टी का ए होगा। फिर यहाँ पे टी, टी का क्या होगा? ए, और यू का क्या होगा? ए का क्या होगा? यू, जी का सी, और उसके बाद फिर सी का जी, ए का यू, टी का ए, और जी का क्या होगा? सी, ए का क्या होगा? यू, सी का क्या होगा? जी। ये कोडिंग हो गई। अब यहाँ पे देखते हो ऑप्शन कौन सा मैच करे। ये मैच करा जी यू ए यू सी, और क्या हो गया? जी यू ए एंड जी यू ए और सी यू जी। ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? करेक्ट मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड। ब्रीडिंग के समय जो एंथर को रिमूव कर दिया जाता है फ्लावर से, एंथर को फ्लावर से कब रिमूव किया जाता है? ड्यूरिंग अ बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं,
उस समय क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, प्लांट से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। अगर प्लांट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए एंथर को फ्लावर से रिमूव कर दिया जाता और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमैसिकुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया। मेंडल ने तो सबसे पहले इमैसिकुलेशन कराया था। अभी हमने पढ़ा इमैसिकुलेशन क्या होता है, एंथर को रिमूव करना। किससे रिमूव करना, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। अब हमने रिमूव कर दिया एंथर को और मतलब अनवांटेड पॉलन उस पर ना आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एंथर को जो हमने एंथर को रिमूव किया उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे, उसे कहते हैं बैगिंग। तो मेंडल ने दो टेक्निक का यूज किया था, एक तो इमैसिकुलेशन और दूसरा बैगिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्लांट मेंडल हैज कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन। मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया था। लिखा तो पी सब में है, जितने भी ऑप्शन दिए सब में पी लिखा, बट यहाँ पे लिखा गार्डन पी, यहाँ पे लिखा वाइल्ड पी, यहाँ पे लिखा काउ पी और यहाँ पे लिखा पीजन पी। मेंडल ने क्या लिया था, उन्होंने गार्डनिंग की थी और उनके गार्डन में जो पी था उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने कौन सी पी को लिया था, गार्डन पी को लिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज गार्डन पी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।